बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कराची की हालात भी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं हैं। 30 अक्टूबर को खान साहब भी इस्लामाबाद बंद करेंगे, लेकिन जो कराची के अंदर स्विच ऑन हुआ है टारगेट किलिंग का, उसने बहुत सारे सवालात को भी जन्म दिया है और उसके साथ साथ जो वहाँ से असलहा मिला है उसने भी बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। हमें कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि जो असलहा बरामद किया गया है अजीज़ाबाद से या 90 के करीब एक घर से, मुबैना तौर पर ये असलहा नेटो का असलहा है जिस तरह से पुलिस अफसरान बता रहे हैं। और थोड़ा सा हम आपको ज़रूर पीछे ले जाएंगे। तकरीबन कोई 30 सितंबर को डीजी रेंजर्स उस वक्त के जो थे, जो मौजूदा डीजी ISI हैं जनाब रिजवान अख्तर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने बदअमनी केस में रखा और उसमें बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात अपने स्टेटमेंट में उन्होंने किए। उन्होंने ये इंकशाफ किया साबिक डीजी रेंजर्स ने कि तकरीबन साबिका दौरे हुकूमत यानी जनरल मुशर्रफ की जो दौरे हुकूमत थी उसमें असलहे से भरे 19,000 कंटेनर्स जो कराची आए थे वो गायब हो गए थे और उसका इस्तेमाल भी कराची में जगह जगह किया गया। उन्होंने ये कहा कि ये जो असलहे भरे कंटेनर्स थे ये मुबैना तौर पर वफाकी वजीर बराए शिपिंग और पोर्ट्स जो थे बाबर गौरी साहब, उनके ज़माने में ये गायब हुए। उन्होंने इस दौरान जो ये कार्रवाई हो रही थी, हमने खुद भी उस वक्त इस कार्रवाई को रिपोर्ट किया था। ये भी कहा गया कि तकरीबन 39 के करीब समंदरी रास्ते हैं जिनमें से सिर्फ 7 ऐसे रास्ते हैं जिन पे पोर्ट्स कायम हैं या चेकिंग होती है। बाकी जितने रास्ते हैं उनके ऊपर कोई चेकिंग नहीं की जाती। ये भी उन्होंने इंकशाफ किया कि इसमें 9mm के पिस्तौल हैं ज़्यादातर और AK-47 के क्लैशनकोफ हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका, जर्मनी और दरा आदम खेल के ये अमेरिका और जर्मनी के बने हुए नेटो का ये असलहा है और इसके अंदर अमेरिकन हथियार भी हैं, रशिया के हथियार भी हैं। और ये पहले वजीरिस्तान जाते हैं जहाँ पे वो जब थे, उनकी जब ड्यूटी थी, उन्होंने कुछ असलहा वहाँ पे बरामद भी किया और उसको आइडेंटिफाई भी किया और वहाँ से वापस ये कराची आते हैं, यानी पोर्ट सिटी से ही जाते हैं और वहां से फिर वापस पोर्ट सिटी में आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि यह बहुत ही अहम स्टेटमेंट था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का भी कहा। अमेरिकन एम्बेसी ने एक बहुत तवील और मुफस्सल किस्म की तरदीद भी जारी की कि जो असलहा था वो कभी भी कराची पोर्ट के जरिए से नहीं आया। अभी तक इस पे इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, लेकिन बहुत से अबरू उठे जब ये 90 के करीब से या अजीजाबाद से ये सारा असलहा मिला और इसकी जो साख थी वो भी बताई जाती है जो नेटो का असलहा था उससे मुमासलत रखती है। क्या ये वही कहानी है जो कि चल रही है और क्या इस कहानी के अंदर जो बहुत बुनियादी किरदार हैं वो अभी तक मिसिंग है जिनसे इन्वेस्टिगेशन होनी है? क्या इसके अंदर जनरल मुशर्रफ भी आते हैं जिनके दौर में मुबैना तौर पर ये असलहा जो है कराची के अंदर आया और पाकिस्तान भर में गया? बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि अभी तक उनके जो अरकान हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही होता तो वो इस्तीफे देंगे। क्या पॉलिटिकल सिचुएशन आगे जाके MKM पाकिस्तान और PTI के रस्तों को भी मिलाएगी, क्योंकि PTI भी 30 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद आने का ऐलान कर चुकी है। हमारे साथ जनाब रमेश कुमार साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ जनाब अली मोहम्मद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब हैं जो कि MKM के रुकने कौमी असम्बली हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत मोहतरम जनाब चांडियो साहब भी हमारे साथ हैं, मौला बख्श चांडियो साहब जो कि मुशीर इत्तलात हुकूमत सिंध हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चांडियो साहब के पास ही जाना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। चांडियो साहब, ये जो सिलसिला है असलहे का, जाहिर है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिंध पुलिस की। क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई हैं और क्या इसका सिरा नेटो के जो हथियार है उनसे मिलता है और क्या इसका सिरा पिछली यानी जनरल परवेज मुशर्रफ की जो हुकूमत थी उस दौर से मिलता है या नहीं? ये देखिए, बड़े अरसे से एक बात चल रही है, हमारे इदारे, कुछ एजेंसियां और कुछ सियासी हल्के, कुछ तस्वीर निगार बड़े अरसे से ये बात करते रहे हैं कि असले के कंटेनर गायब है और फलां का रहा है। मुख्य दफे से ये खबरें आती रही हैं, लेकिन इतने बड़े हथियार, इतने बड़े पैमाने पे हथियार का गुम होना कभी यकीन आता, कभी नहीं भी आता। लेकिन जैसे ही ये असला बरामद हुआ है, लोग हैरान हो गए। इतनी बड़ी तादाद में असला और फिर एक खास इलाका है
جس میں آج کل آپریشن کی بھی فضا بنی ہوئی ہے، انگلیاں بھی بار بار جس علاقے کی طرف اٹھتی ہیں تھوڑے ہنگامے کی وجہ سے، تو ادھر سے برآمد ہوا ہے. ابھی تحقیقات ہونی باقی ہے، ہو رہی ہے. اب میں اس اسٹیج پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں صرف خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تباہی سے بچایا ہے کراچی کو بھی، اور دوسرے شہروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. یہ اگر ہتھیار استعمال ہوتا تو یہ تو خانہ جنگی ہوتی. کئی عرصے سے ہم سنتے ہیں کراچی کو بیروت بنا دیں گے، کراچی کی یہ صورتحال بنے گی. اللہ نے ہمارے تحصیل شہر کو محفوظ رکھا. یہ استعمال ہوتا تو خطرناک ہوتا. اور جن لوگوں کے حوالے سے باتیں کی جاتی رہی ہیں، آپ نے سارے لوگوں کے اشارے اس طرف ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کو بھی سوال ہونا پڑے گا. لیکن ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ساری تفصیلات چھپ نہیں سکتی. ایک میڈیا ہاؤس سے معاملہ ہوا تو بالکل 30 لوگ پکڑے گئے، وہ خواتین پکڑی گئی. عمر بتا رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، جو ساتھ کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ چھپنا نہیں ہے. سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے. یہاں ہے تو بھی تو بھی وہ ظاہر ہو جائیں گے. اچھا چاٹو صاحب، اس کو ابھی بھی ایک ٹارگٹ کلنگ جو ہے اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہے. فرقہ وارانہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ ایک ہی فرقے کے لوگ اب تک جب سے محرم شروع ہوا ہے انہی کو مارا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے یا قتل کیا گیا ہے. گلستان جوہر میں بھی واقعہ ہوا، ایک امام بارگاہ کے ٹرسٹی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا لنک کہیں کراچی کے حالات خراب کرنے اور اس اسلحے کے ملنے سے بھی جڑا ہوا ہے؟ اور کیا جی میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جو چیزیں زیادہ اس چیز کو ہوا دے سکتی ہیں، ایک ہے فرقت کے حالات، دوسری نسلی کی بھی ہو سکتی ہے. آج میں کہہ رہا ہوں کئی عرصے سے اس مصیبت چھٹکارا دلانے کے لیے کوئی قوت نسلی فسادات بھی کرا سکتی ہے. فرقے واریت کی ہوا تو چل رہی ہے اور یہ دونوں شدید جذبے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اتنا جذباتی ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ سازش ہے. دراصل ہم تو اللہ سے رحم مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو نسلی آگ ہے نسل پرستی کی فرقے والے تو اس کام سے کراچی کو محفوظ رکھے. لیکن سازشی جو طے کر کے بیٹھا ہو پاکستان کو پریشان کرنا، پاکستان کی معیشت کی ترقی کو روکنا، کراچی کے امن کو ختم کرنا، طے کر کے بیٹھے وہ تو اپنی حرکتیں کریں گے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. بالکل بالکل. اور بلوچ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک تو اسلحے کا ملنا اور اس کے بعد اس کو عزیز آباد یا 9-0 کے ساتھ ظاہر ہے جوڑا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور یہ جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے؟ اور اس میں ایک اور مزید سوال ایڈ کروں گی کہ یہ جو نعرے لکھے گئے ہیں کراچی کی دیواروں کے اوپر فاروق ستار صاحب کے حوالے سے، کیا یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ آسمہ. چاٹیو صاحب کو، رمیش بھائی کو، علی خان صاحب کو السلام علیکم، ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں آسمہ، سب سے پہلے تو کراچی میں جو حالیہ ٹارگٹ کلنگ کی جو لہر آئی ہے اور جو فرقہ وارانہ ہے وہ انتہائی قابل تشویش ہے اور قابل مذمت ہے. مطلب 3 سال سے آپریشن جاری و ساری ہے، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ابھی بھی ایسے دہشت گرد موجود ہیں جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. اور آئی جی صاحب کا بھی بیان ہے کہ اس میں کالعدم جماعت ملوث ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سلیپر سیلز موجود ہیں شہر کراچی میں، ان کے وہ اصل ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے. بالکل آپ کریں، ایم کیو ایم کے خلاف بھی آپریشن کریں، لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ایم کیو ایم میں یا جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے آپ پکڑیے، لیکن آپ دہشت گردوں کو بھی اسپیڈ نہ کیجیے جو کالعدم جماعتوں کے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا کہ رمضان میں کھلے عام چندہ بھی کیا گیا، قربانی کی کھالیں بھی جمع کی گئیں. تو یہ شہر کراچی میں یہ ایلیمنٹس موجود ہیں. جہاں تک اسلحے کی بات ہے آسمہ، بالکل فورسز کی اچھی کارروائی ہے، ہم اسے سراہتے ہیں. اور صرف عزیز آباد نہیں بلکہ شہر کراچی کا ہر چپا، ہر علاقہ جہاں بھی فورسز کے پاس، پولیس کے پاس یا رینجرز کے پاس یا ایجنسی کے پاس انفارمیشن ہے کہ یہاں پر کوئی اسلحہ ڈم ہے تو اس کو برآمد کیا جانا چاہیے. لیکن انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. صرف پریس کانفرنس کر کے یا صرف جو ہے مبہم الفاظ میں اشارتاً یہ کہ فلاں جماعت کے ہیڈ کوارٹر کے پاس سے نکلا ہے، اس کو صرف وہاں تک نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچنا چاہیے. آئی جی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اچھی بات کی ہے کہ انویسٹیگیشن جاری و ساری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بقول آئی جی صاحب کے کہ یہ اسلحہ جن اخبارات میں لپٹا ہوا تھا اس پہ سال 2015 لکھا، تاریخ لکھی ہے. امپورٹنٹ. تو مطلب کہ
कालदम जमाती भी यहाँ मौजूद हैं या गैंगवार भी मौजूद है, तो इन्वेस्टिगेशन होने दें। और हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं, तहसीन की निगाह से देखते हैं कि अच्छा है कि कहा जा रहा है कि कराची असले के ढेर पे मौजूद है, बारूद के ढेर पे मौजूद है। तो यही तो वो चीज़ें हैं। अब सोचने की बात ये है आसमा इसमें कि ये असला कहाँ से आया, जी हाँ, किस तरह पहुंचा यहाँ पे, और रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब बिल्कुल। हमें अली चाहिए मोहम्मद खान और हमें साहब, ये ढूंढने बलोच पड़ेंगे। साहब ने बहुत तफसीली बात की और चांडियो साहब ने भी कहा इतनी बड़ी मिकदार में, और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद भी बारूद वहां से बरामद हो सकता है। लेकिन जैसे इन्होंने सवाल उठाया कहां से आया, तो ये डीजी रेंजर्स जो उस वक्त कराची के थे और अब मौजूदा डीजी ISI हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 39 में से 7 रास्ते खुले हैं, 7 पे चेकिंग पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा बाकी खुले हुए रास्ते हैं। समंदर के जरिए से असलहा आया है, फिर पाकिस्तान भर में जाता है, फिर वापस पोर्ट सिटी में आता है। क्या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो आंखें बंद करके बैठे थे जब ये आया मुबैना तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में? तो किस किस्म की हम कहेंगे तहकीकात और किस किस्म का इंसाफ, किससे इंसाफ पाकिस्तान के लोग और कराची के लोग जो है वो मांगे? जी अली मोहम्मद खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं बात करता हूँ। जी जी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो आपने बात उठाई है मैं उसी को आगे ले चलूंगा। और चूंकि मुहर्रम है और 10 मुहर्रम नजदीक है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और करबला की शहादत के दिन है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हर शहादत के बाद इस्लाम जिंदा होता है, हर तकलीफ के बाद कौम उठती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो तो एक करबला हो गई, पाकिस्तान में तो न जाने कितनी करबलाएं गुजर गई। यानी कि आप गिनने पे आए तो आपकी गिनती भूल जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों के कटे हुए सरों से लेके हमारी फौज के कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलने तक, और हमारे 4 सदर में नौजवानों को यूनिवर्सिटी में शहीद होने से लेके गुलशन इकबाल में बच्चों के जूनों पे उनको जो है जुलसा के मारने, बमों से उड़ाने, चीथड़े उनके फेंकने से लेकर मैं कहां तक जाऊं। ये अभी जो कल की ही बात है जो हुआ है, जो 4000 वुमेन जो है बस से उतार के उनको शहीद किया गया है, तो ये सब कुछ हो रहा है। सवाल ये है, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, मुशर्रफ की हो, और सिंध में कायम अली शाह साहब की हुकूमत हो, मुराद अली शाह साहब की हो, नवाज शरीफ की हो, ABC जिसकी भी हो, लेकिन सियासी हुकूमतों के साथ साथ मुल्क में कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो इस पे डिपेंड नहीं करते कि किसकी हुकूमत है। जिसकी भी हुकूमत होती है वो 24/7 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के, 30 दिन महीने के, 365 दिन साल के वो अपनी ड्यूटियां करते रहते हैं। सवाल ये है 19,000 कंटेनर। आसमा साहिबा, आपकी ये बात अल्लाह ना करे कि दुरुस्त हो। 19,000 कंटेनर, ये तो अभी ये जो माल निकला है शायद 1 कंटेनर का होगा। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। तो हमारे वहां पे सलामती के इदारे हैं, उन पे भी सवालात, जो मुशर्रफ के वक्त में उन्होंने जो हुकूमत की, जो उनके साथ वज़रात थे, उन पे भी सवालात, और पीपल्स पार्टी पे भी, चाहे सब माइंड ना करें, लेकिन पीपल्स पार्टी पे भी सवालात कि जितने अरसे तक ये सामान उधर रहा, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, CID क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस के इदारे क्या कर रहे थे, और उसके साथ साथ ये भी कि जो अब ये मिले हैं, सवाल ये उठता है कि अजीजाबाद के पास मिले हैं जहां MQM का हेडक्वार्टर है। MQM को भी अपना पोजीशन क्लियर करनी होगी, और साथ साथ ये भी कि जब आर्टिकल 6 की इन्होंने डिमांड की तो मैं ही वो आदमी था, बहुत से लोगों के साथ साथ चेयरमैन इमरान खान ने भी कहा कि इनको अब आप स्पेस दें थोड़ी सी, ताकि ये सियासत कर सके, इनको उन दहशतगर्दों से दूर होने का मौका दें। मैंने भी ये बात की कि जब उन्होंने अपने कायद के खिलाफ, साबिका कायद के खिलाफ आर्टिकल 6 की डिमांड कर दी, तो इनको आप स्पेस दें ताकि आप किसे चल सके। लेकिन यहाँ पे इनको भी कुछ पोजीशन क्लियर करनी होगी कि अजीजाबाद के पास ये क्यों मिले, और उसके साथ ये अल्लाह का शुक्र है कि मिल गए। अब इनको पकड़ने और इनको ट्रेस आउट करने भी मैं समझता हूं बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं रमेश कुमार साहब से मैं ब्रेक के बाद बात कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जिसपे इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए और हर एक से पूछना चाहिए। सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने भी बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है कि कलअदम तंजीमें भी दंदनाती फिर रही हैं, और अभी सुना है कि कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं अब तक हुई, और क्या वो भी जिम्मे में आ सकती हैं? क्या ये असलहा उनका भी हो सकता है? और अगर 19,000 कंटेनर्स गायब हुए हैं तो वो सबका सब असलहा यही होगा, इस पाकिस्तान में ही होगा? कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले रमेश कुमार साहब, आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होती हैं। असलहा बरामद हो, असलहा चले, कलदम तंजीमें दंदनाती फिरें, टारगेट किलिंग होती रहे, फिरका वाराना बलोचिस्तान हो, कराची हो, वहाँ में हुई है 2 मुहर्रम के आगाज पे 2 यहाँ पे किलिंग्स हुई हैं। तो ये क्या हो रहा है? असम पहली चीज़ तो ये कि एक हमारी बदकिस्मती है कि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किया गया तो मुशर्रफ साहब को भी ये अपना टेन्योर चलाना था। 99 से लेके 2008 तक जो उनका टेन्योर चला, उसमें भी उनकी मजबूरी थी। जो पॉलिटिकल बंदे, उनका क्या कैरियर था, क्या स्टेटस था, क्या वो कर रहे थे, एक कंप्रोमाइज़ नेचर के तहत उसने हुकूमत चलाई। उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसने भी एक कंप्रोमाइज़ तरीके से हुकूमत चलाई। उन्होंने ये नहीं देखा दोनों हुकूमतों के अंदर, माना 99 से 2013 तक ये नहीं देखा गया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो आपने स्टेटमेंट बताई है, ये जनरल रिजवान अख्तर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बताते हैं, कराची के अंदर रजिस्ट्री चली थी और कराची के अंदर जाके बताते हैं कि ये चीज़ हुई। मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चीखती रही, कोई उसके ऊपर बाद में खैर उन्होंने कोर्ट के सामने ये भी कह दिया कि उन्होंने किसी वजीर का नाम नहीं लिया। लेकिन वजीर का नाम हो या नहीं हो, जो आई वजीर का नाम हो या नहीं हो, बात यह है कि उस वक्त जो हुकूमतें थी वो आपको पता है कि उसके अंदर, जैसे सलमान ने बात की, बाकायदे उस एजेंसियों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, पोर्ट्स एंड शिपिंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, रेंजर्स के ऊपर। मतलब सब लोगों ने कंप्रोमाइज तरीके से हुकूमत चलाई कि सुप्रीम कोर्ट कहती रही 2011 से, किसी ने नहीं सुनी। फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के साथ थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के साथ थी, एमक्यूएम भी हुकूमत में थी, मगर कोई, आप कालेदम तंजीमों के ऊपर तो बाद में आएंगे, बात वो तो है ही यहाँ पे कसूरवार। उनके जो है वो एक्सटर्नल, उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इराक की इन्वॉल्वमेंट, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, ये तो बाद में इश्यूज है। और स्लीपर सेल्स तो अभी भी मौजूद है। मेन बात ये कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज होके और हमारे पास ये क्रिमिनल विंग्स हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान कहें कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये क्रिमिनल विंग्स रखती हैं, ये इस किस्म के काम करती हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे जो है वो एक एहतसाब कर सकेंगी? नहीं हुआ। 2013 सितंबर में, सही, 2013 सितंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये शुरू किया। आज 3 साल हुए। 3 साल के अंदर अगर आपने देखें कि एक बहुत अच्छी बात है कि जनरल नवीद मुख्तियार जैसा कोर कमांडर मिला, जनरल रिजवान अख्तर जरा डीजी आयसा मिला, डीजी जनरल बिलाल जैसा, अच्छा आईजी मिला है। बिल्कुल। तो एक इदारों ने काम शुरू किया है, मगर वहां पे इतनी दहशतगर्दी की पेनिट्रेशन है। आप 19,000 की जो बात कर रही हैं, 19,000 या 1900 या 2000 जितने भी, ये तो एक कंटेनर भी नहीं है। आप जितनी रेंजर्स ने, जितने हजारों के हिसाब से उन्होंने पकड़े हथियार वगैरह, मगर अभी भी कराची के अंदर उस चीज की जरूरत है कि कराची को नीट एंड क्लीन हथियारों से पाक करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। मगर अगर हम कंप्रोमाइज नेचर पे गए तो दोबारा, अच्छा ये चांडियो साहब, ये जो बिल्कुल जैसे रमेश साहब कह रहे हैं कि अगर ये स्विच ऑन हो गया टारगेट किलिंग का, और जिस तरह की सूरत-ए-हाल बनी हुई है पहली मुहर्रम से लेके अब तक की, अगर ये स्विच ऑन हो गया तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए बहुत अफसोसनाक होगा। इसका नुकसान सियासी हुकूमतों को होता है, नहीं सर? आप दुरुस्त बात कर रहा हूँ रेंजर की कार्रवाइयों से जो अमन अमान कायम हुआ है वो इंतहाई काबिल तारीफ है। सारे लोग उस रिजल्ट को तस्लीम कर रहे हैं। अब इतनी बड़े दिनों में, इतने बड़ी शरारत के बीच में अब भी लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं। मुकम्मल खात्मे की तो हम नहीं बात करते, हम बेहतर नताइज की बात करते हैं। ऑपरेशन में रेंजर, सिंध पुलिस और हुकूमत ने मिलकर, सिंध हुकूमत ने मिलकर जो नतीजा दिया है, जो इंतजाम भी किए हैं, अल्लाह करेगा तो बड़े पैमाने पर कोई बात नहीं होगी। बाकी ये हमारे एमएलए साहब दुरुस्त कह रहे हैं, अगर मकसदों के साथ हुकूमत होगी, हमारी हुकूमत की बात कर रहे हैं और दूसरी हुकूमत की बात की, उन्होंने मकसद की। देखिए, इनको बुरा ना लगे, उस वक्त मुशर्रफ के अपोजिशन लीडर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उनकी हुकूमत को खत्म करके वो लाए थे, वही अपोजिशन लीडर होते। इस मुल्क की बदकिस्मती, जब इतना बड़ा अपोजिशन लीडर जेल से माफी मांग के भाग जाएगा, 10 साल तक सियासत से दस्तबरदार हो जाएगा, तो औरों पे फिर क्या आप बात बना सकोगे? इतना फलाने मुफाहमत की। अभी आप पूछे भला, ये तो मस्त भाई है मेरा भाई,
को भी पता ही नहीं है दरवेश को कि हुकूमत क्या हो रही है, कहाँ है इनकी हुकूमत, बताएं तो सही। आज हुकूमत ये मुफाहमत के साथ नहीं कर रही, इल्जाम ना लगाए। मेरे अली ने बड़ी अच्छी बात की है कि इनसे हुकूमत से सिंध हुकूमत से भी पूछा जाए, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, जहाँ वाक़या हो पूछा जाए। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी कहाँ थी, रेंजर कहाँ थी, मैं आपसे पूछता हूँ अली उमर साहब, जब ये दस्तों की सूरत में दहशतगर्द बलू की जेल की तरफ आए, एक नहीं था, दो नहीं था, सैकड़ों दहशतगर्द आए तंजना से पेशावर में बलू की तरफ से, हुकूमत कहाँ थी? बिल्कुल मुलावक साहब अली ऐसा नहीं, आप आइए मेरे, मैं कभी आपकी मुदाखलत नहीं करता। अब फिर पेशावर में क्या हुआ, पब्लिक स्कूल में चले जिस अंदाज से कार्रवाई की, इतने टाइम इतने वक्त में वो बैठे रहे, इतना कत्लेआम किया, कहाँ थी सूबाई हुकूमत? फिर के वक्त में से फिर 4 सदा में हुआ, कहाँ थी पख्तूनख्वा हुकूमत? पख्तूनख्वा वहाँ भंगड़ा डाले हुए थे, डांस करा था वज़ीर-ए-आला इस्लामाबाद के, यहाँ पेशावर। चांद साहब अब जवाब लेना जरूरी हो गया है, चांद साहब अब जवाब लेना जरूरी हो गया। पहली चीज है अभी तो बहुत अच्छा है। मौलाना साहब, बात यह है कि मैं समझता हूं हमें इल्जाम की सियासत से बाहर निकलना चाहिए। कंप्रोमाइज मुफाहमत जरूर होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में मुफाहमत होती है, मगर पीएमएल कभी भी दहशतगर्दी के ऊपर जो ना मुफाहमत नहीं करती। बताती है ऐसे लगता है जैसे आपकी हुकूमत कोई की हुकूमत आ गई है तो बड़ी इनकलाबी। आप मुफाहमत में चल रहे हो, सारी अख्तियारात को दे दिए, आप बस उधारे हुक्मरान हो, कब आपकी उधार पूरी होगी ये तो पता नहीं है। अच्छा सर ये अली मोहम्मद खान साहब से पूछ के मैं बलोच साहब के पास आऊंगी, क्योंकि एमकेएम के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और अगर मुफाहमत की सियासत में ये लोग गिरफ्तार होते रहे तो फिर ये इस्तीफा भी दे सकते हैं, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन खान साहब, अभी जो इल्जामात लगे इसमें एक इल्जाम और ऐड कर लेते हैं, जो 30 करोड़ रुपया कोड़ा खटक के मदरसा हक्कानिया को देने का फैसला था, वो आज उसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। तो सर ये इल्जामात तो हर हुकूमत पे अनफॉर्चुनेटली लगते रहे हैं, और मेरे ख्याल है वो भी माइनॉरिटी के पैसे, जी हाँ, जो इंटरफेथ हार्मनी के लिए माइनॉरिटी के फंड रखे थे वो वहां पे दे रहे हैं। जी मैं जवाब देता हूँ। देखें, दहशतगर्दों का बेसिक मकसद ये होता है कि हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह लान तान शुरू करें और आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करें। देखें, ऑपरेशन पे बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए कि एक जगह अगर मसला हुआ है तो उस पर डिस्कस किया जाए। बिल्कुल चांदो साहब को हक है, वो मुझसे पूछें कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया क्यों हुआ, मैं बताऊंगा कि क्यों हुआ, क्या उसके वाकयात थे, लेकिन हम डिस्कस करें कि क्या उसमें सूबाई हुकूमतों की कोई कोताही तो नहीं थी कि अगर 19,000 कंटेनर की बात होती है और 5 साल पीपल पार्टी की एक हुकूमत और 3.5 साल ये 8.5 साल हो गए हैं और अब 8.5 साल बाद भी मिल रहा है। देखिए, जहां तक आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया है, वो अगर आपको याद हो तो वहां पे कैंट ईयर के तकरीबन बिल्कुल साथ ही है, तो फिर सबकी रिस्पांसिबिलिटी शेयर होनी चाहिए। देखिए, जहां जहां रिस्पांसिबिलिटी आती है हमें कहना चाहिए, क्योंकि मुल्क तभी मजबूत होगा जब हम रिस्पांसिबिलिटी शेयर करेंगे। और इसके साथ एक और चीज भी देखें, आपने हक्कानिया मस्जिद की बात जो थी वो हमारी मैडम ने की है। देखें, हक्कानिया जो है वो नौशहरे से सिर्फ 10 मिनट्स के ड्राइव पे है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, हक्कानिया क्या कोई गलत काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो वहां पे वजीर आला का अगर उसके करीब है, अगर गलत था तो पहले वो बंद हो जाता या बंद हो जाना चाहिए। अगर खुला है और वहां पे लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई गलत काम वहां पे नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसको फिर बंद कर दिया जाए, और अगर वहां पे इल्म दिया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या बहुत सारे इल्जामात हैं कोड़ा खटक मदरसा हक्कानिया पे, जिसमें कि मोहतरमा के कातिल की भी जो कहा जाता है कि जो अभी तक मुझे वहां पे प्लानिंग हुई। क्वेश्चन जो कर रही हैं, मेरा जवाब ये है, देखें मेरा जवाब ये है कि मदरसा हक्कानिया जो है, क्या वहां पे दहशतगर्द पाले जाते हैं? अगर पाले जाते हैं तो खुला क्यों है? यही तो हमारा सवाल है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है ना, ये तो हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके मुल्क में एक आर्मी है, इंटेलिजेंस का निजाम है, लोकल इसका मतलब देखिए, मैं किसी का यहाँ पे सर धोने नहीं बैठा, ठीक है। साफ बात यह है कि जब हमें यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स डालने में मसला पैदा हुआ तो यही हक्कानिया मस्जिद के मौलाना सामने रखते जिन इमरान खान और परवेज फतेह साहब के पास आके उनको सपोर्ट किया, और अभी भी करेंगे। सुने अगला 30 अक्टूबर को अभी भी करेंगे।
میں اب سوال یہ ہے کہ اگر حقانیہ سے ایک آدمی نے پڑھا اور وہ کہیں جا کے سے دہشت گردی کی اس کو بند کر دیں گے؟ نہیں سر آپ کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، لیکن کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. بہرحال میں ایک چھوٹی سی بریک لے کے چانڈیو صاحب اور سلمان بلوچ صاحب کے پاس آؤں گی کہ اگر یہ سب سلسلہ اسی طرح سے خدا نخواستہ، اور 30 اکتوبر قریب ہے، پولیٹیکل فیصلے ہو رہے ہیں، بد امنی ہوتی ہے یا کوئی خدا نخواستہ ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوتا ہے کراچی کی، تو یہ نیشنل پالیٹکس کو کتنا اپسیٹ کر سکتی ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، اب جو کہ وال چاکنگ ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی کو دھمکایا جا رہا ہے ایم کیو ایم لندن کی طرف سے، کیا آپ بھی اہم فیصلے کر سکتے ہیں گلفراز خٹک کی گرفتاری کے بعد اور ان سب گرفتاریوں کے بعد جو کہ ہوئی ہیں اب تک؟ آسما، آپ کے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے دو باتوں کا ذکر کروں جو بریک سے پہلے ٹاپک چل رہا تھا. ایک تو بات کی رمیش بھائی نے کہ انٹر فیتھ ہارمنی کی جو ریلیجیس کے جو افیئرس کے جو فنڈ تھے وہ حقانیہ کو دے دیے گئے. تو جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے مائنورٹی کے رمیش کمار صاحب، انہوں نے بھی پچھلے سیشن میں اپنی اسپیچ کی تھی اور یہاں تک کہا تھا کہ جو ان کا فنڈ ہے مائنورٹی کا، اس سے لوگ جو ہے حج پہ جا رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں. تو بڑی مطلب ایک قابل تشویش بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں، ایم کیو ایم نے 2011 میں ایک ڈی ویپنائزیشن کا بل جمع کرایا تھا جو آج تک کبھی ٹیبل نہیں ہو سکا قومی اسمبلی میں. تو اسلحہ تو کراچی سے برآمد ہو رہا ہے، لیکن اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اسلحہ آ رہا ہے شمالی علاقہ جات سے، فاٹا سے. جب تک وہ فیکٹریز وہاں پہ بند نہیں ہوں گی تو یہ اسلحہ پورے پاکستان میں آتا رہے گا. تو ہمیں پورے ملک کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے فوری طور پہ قانون سازی کرنی ہوگی. میرے خیال میں میرے دوست بھی میری حمایت کریں گے. جہاں تک بات کی آپ نے استعفوں کے حوالے سے، 30 اکتوبر آ رہا ہے، عمران خان صاحب ڈٹرمن ہے، پی ٹی آئی ڈٹرمن ہے، اور اب تو شاید لندن میں باتیں بھی چل رہی ہیں، مشاورت بھی ہو رہی ہے، لوگ بھی چلے گئے. اب دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے. ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا لندن کی طرف سے آپ استعفیٰ دے دیں. ہم نے کہا جی ہم 23 اگست کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے. ہم اگر یہ فیل کریں گے یا ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب بھی جو ہے چیزیں ہماری خلاف ہی چل رہی ہیں، لا تعلقی کے باوجود بھی، ڈیناؤنسمنٹ کے باوجود بھی، تمام چیزوں ایک ریڈ لائن کھینچنے کے باوجود بھی. لیکن گلفراز خٹک بھائی ایک وکیل بھی ہیں پیشے سے، اور ایک پشتون ساتھی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، اور وہ اس وقت بھی کورٹ ہی گئے تھے اپنے کیس میں، وہاں سے انہیں اریسٹ کر لیا گیا، اب وہ جیل کسٹڈی ہو گئے. تو اگر مطلب پارٹی کی ہائرارکی میں اس طرح کی گرفتاریاں ہوتی رہیں گی اور ہمیں یہ میسج بار بار ملے گا کہ جی ابھی بھی آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے سسٹم میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم بھی عمران خان صاحب کی طرح وہی کریں گے، پھر ہم اکیلے استعفیٰ نہیں دیں گے. پھر ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز، ہمارے بلدیات جو شہر کراچی میں منتخب ہوئے ہیں وہ سب استعفیٰ دیں گے. تو ہم اس پہ غور و خوض ہمارا شروع ہو گیا ہے، مشاورت شروع ہو گئی ہے. چانڈیو صاحب یہ امپورٹنٹ صورت ہے. ایک جملہ ادا کر دو. چانڈیو صاحب سے گزارش ہے میری، اگر چانڈیو صاحب سن رہے ہیں مجھے. جی میرے بھائی سے سن رہا ہوں. سائیں میں وہ آئی جی صاحب اور ایڈیشنل آئی جی کراچی ہمارا فون نہیں اٹھاتے، ذرا ان سے کہے ہمیں فون تو اٹھا لیا، ہمیں بات تو کرتے ہیں. آپ کی آواز پہنچی، انشاءاللہ صبح کو آپ سنیں گے وہ آپ کو فون کریں گے، آپ سے بات کریں گے. لیکن چانڈیو صاحب 30 اکتوبر کو دمادم مسکل اندر ہوگا، ہو سکتا ہے ایم کیو ایم ساتھ ہو اور پیپلز پارٹی بھی ہو سکتا ہے ساتھ ہو. میرا خیال ہے توڑ پھوڑ جو ہے، جو نظام کو خطرے والی بات، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اکیلے اڑنے چاہتے ہیں. میں نے آسما بی بی میں نے تجریدی آج سنا تھا، تجریدی سیاست نہیں سنی تھی، پالیٹکس نہیں سنی تھی. عمران خان صاحب نے سکھایا ہے کہ تجریدی ہے، رنگوں کی بھرمار ہے، پھول بلائے کے شکل صورت کوئی نہیں ذات کی. تو یہ خان صاحب کی سیاست کی بھرمار ہے، ریلیاں ہیں، جلسے ہیں، نعرے ہیں، ہنگامہ ہے. کیا کرنا چاہیں گے، کب ہوگے، کیسے ہوگا، وہ کچھ اس کی صورتحال واضح نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ان کو آزمانے دیں. پوری پارٹی طرف ہے، اکیلے تو اگر وہ ہمارے شیخ رشید صاحب میرے محترم مکر ان کی بھرفوں پر یہ چاہتے ہیں. تو ابھی تو وہ پیٹ کو بھی منا رہے ہیں سر، ابھی تو وہ پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کو بھی منا رہے ہیں. اگر وہ آ گئے ان کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، یہ میں ابھی برا بلا نہیں کہتا. میں علامہ صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں ان کا پڑھنے والا ہوں، میں ان کو سننے والا ہوں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے لوگ ایک بار پھر جمع ہو جائیں گے. یہ شریعت کی تیسری ان کی ملاقاتیں ہوگی، شریعت والی. نتیجہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. اگر زبردستی کوئی نتیجہ نکالیں گے تو سارے معاملے کو خراب کریں گے.
बाकी वैसे आपको लग रहा है कि कोई जबरदस्ती वाला नतीजा होगा चांडियो साहब? कोई आपने सिस्टम को खतरे की बात भी की है बीच में, तो आपको लगता है कि ऐसा है? मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने कहा तजरीदी आर्ट, तो उसमें शक्ल सूरत वाज़ह नहीं होती, रंगों की भरमार होती है। अब ये सारी बातें तो कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही बात मेरी रिकॉर्ड पे है, वो ये है कि सारी कौम जमहूरियत को तसल्सल के चलाना चाहती है, लेकिन किसी ने साजिश के तहत, गैर आईनी तरीके के तहत इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश की है। तो सिर्फ नवाज शरीफ हुकूमत नहीं होगी, वो पार्टी भी मुजरिमों की आवाम की जो इस मामले को आगे बढ़ाई। खान साहब, आपका कमेंट लेके फिर मैं रमेश साहब की तरफ आऊंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, तजरीदी सियासत वाली, आसमा, जिसका मैं एक बात करता हूँ। जी बड़ोच साहब आप कर लें, फिर मैं जाती हूँ। कहीं फिर कोई इशारा तो नहीं है कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में ना आना, फिर 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद कर देना, फिर इस्तीफों की धमकी? इशारा किसका? अच्छी बात, इशारा अच्छी बात किसका? है बलूच साहब, अच्छी बात है। बलोच साहब, इशारा खान किसका? साहब बता चांडियो सकते साहब, खान साहब बता सकते हैं। खान साहब, इशारा है क्या है? तजरीदी सियासत की बात हो रही है अब तो, ये यानी आप समझ ही गए होंगे। देखिए, खान साहब तो एक ही इशारे पे चलते हैं, अच्छा, और वो है उनके दिल का इशारा, और दिल में हमेशा अल्लाह होता है। वो और लोग हैं जो लंदन के इशारों पे चलते हैं, सबको पता है। लेकिन अब चांडियो साहब को एक अर्ज है, रोड भाईजान पे जहांगीर वही तरीन खुद आते लंदन गए हैं, हुए हैं, चांडियो शेख रशीद खुद साहब लंदन गए हुए हैं। रोड पे वही आते हैं जिनके साथ तवाम होती है। सर इसीलिए तो कादरी साहब को बनाने गए शेख हैं। रशीद क्यों लंदन गए? अगर वो इशारे पे नहीं चलते लंदन के, तो क्यों गए वो? अगर मैं बात को पूरा कर पाऊं, जी देखिए जी, तहरीके इंसाफ जो है 20 साल पहले बनी, इंसाफ के लिए बनी, एजुकेटेड लोगों की जमात है, हमारी कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। हमेशा कोशिश करते हैं कि लॉ को हाथ में कभी भी हाथ में ना लें। वो लोग माशरे के जो एजुकेटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्कॉलर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, वो लोग जो कभी सियासत के पास नहीं जाते थे, उनको खींच के इमरान खान साहब सियासत में लेके आए हैं। देखिए, इमरान खान कभी कानून को हाथ में नहीं लेगा, और मैं अली मोहम्मद जो है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ, मैं एक वकील हूँ, ठीक, मैं आखिरी बंदा हूँगा जो कि किसी गलत काम में साथ होंगे, और पहला बंदा हूँगा कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा, मैं उस किसी काम को ऐसा नहीं होगा जो कानून को हाथ में सर ले। 31 अगस्त को क्या हुआ था? कानून तोड़ेगा ना इमरान अली भाई, खान तोड़ेगा, 31 अगस्त को क्या हुआ था इस्लामाबाद में? कौन छोड़ा के ले गया था? मेरी बात तो सुनिए, आसमान करने के दौरान पारा के तारे से कौन छोड़ा के ले गया था? मेरी बात तो और सर खवातीन के साथ पीटीआई के जलसों में क्या होता है? सलमान क्या साहब क्या हो गया नहीं होती? आपको? सलमान साहब क्या हो कैसी गया बात आपको? करें अली खान साहब? सलमान साहब क्या हो गया? फिर कहीं लंदन से कॉल तो नहीं आ गया था भाई की? आपके साथ क्या बात नहीं साहब, आपके लीडर ने आपके साथ क्या अच्छा किया? अच्छा, अब ये आप इस सूरत से नहीं करी। इतनी डिक्टेटरशिप, आपकी पीटीआई में इतनी डिक्टेटरशिप है, सलमान साहब आपकी राय तो सुनी नहीं गई। बलोच साहब की जवाब सुन लीजिएगा। जी जी, आप जवाब दे दें, फिर मैं रमेश साहब को दिखाऊं। जी, इमरान खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा कि किसी की गोद में जाके बैठ जाओ। इमरान खान एक मौजूद आदमी है। ये तो तरदीद हो गई, लेकिन ऐसी बातें करते हैं। पीएमएलएन क्या देख रही है सर? बिल्कुल, एक बात मैं थोड़ा सा आपका हक है, आपका हक है जब कि आपने कहा कि आइन सलमान भाई अभी सलमान भाई अभी बात आपको क्या सुने। कहा? और एहतजाज का हक आइन देता है। देखिए, जिस दिन हमने पहली चीज तो ये कि मैं मैं पहली चीज तो मैं सलमान भाई से मुखातब हूँगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एमएनएस पार्लियामेंटेरियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। मगर एक हकीकत है कि वहाँ पे भी कुछ क्रिमिनल लोग मौजूद हैं। तो क्रिमिनल लोगों के लिए ये अगर कहें कि हम ये देंगे, मैं समझता हूँ वहाँ पे ये उनको डिनाई करें, ये कहें कि भाई जो भी है हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ तावन करेंगे, आ जाए ना, ये उनके साथ तावन करेंगे, ये इस किस्म की बातें नहीं करें। जब ऐसी 22 सलमान भाई, जब 22 अगस्त की स्पीच के बाद, जब 22 अगस्त की स्पीच के बाद, देखिए मेरी बात अभी ऐसे बीच में नहीं होगी ना। 22 अगस्त की स्पीच के बाद भी अगर हम कहते हैं कि भाई आपके पॉलिटिकल सेटअप है, आप उसको रखें, आप उसको सेपरेट करें, तो फिर आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक चीज हम सेपरेट कर चुके हैं जी, तो आप सेपरेट कर चुके अपनी जमीन की आवाज फिक्र भी नहीं करें। देखो, आप फिक्र नहीं करें, हिम्मत नहीं आ रहे, हमें फिक्र भी कोई नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं, ना हिम्मत नहीं। आप ऐसी बातें नहीं करें। अब आ जाए अलीमान साहब की बातों पे। अलीमान साहब की बात पे बात यह है कि पीएमएलएन ने ऐसे बहुत सारे धरने देखे,
हमें हुकूमत करने आती है। सर पिछली दफा पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, इसलिए आपकी हुकूमत बच गई। ये जो पेट और पीटीआई और शेख रशीद ये जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं, इनका काम ही सिर्फ मुल्क को नुकसान रसाना है, मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करना है कि मुल्क को हम लेकिन आपने एहतसाब नहीं करवाना। हम हेड साहब के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ हेड साहब के लिए रुकावटी पीटीआई है। अगर पीटीआई नहीं अगर चाहती, हमने एक इक्वल कमेटी बनाई, हम मेजॉरिटी में थे, मगर पार्लियामेंट्री कमेटी हमने बैलेंस बनाई, 6 अपोजिशन 6 गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी अगर टीओआर फाइनल नहीं करते तो मुझे बताएं कसूर किसका। 30 को रोकने के लिए आप कुछ नहीं देखे ना, 30 को अगर ये कानून को हाथ में लगेगा, लाहौर की तरह होगा, हमें कोई नहीं प्रॉब्लम। अगर इन्होंने कानून को गड़बड़ करने की कोशिश की, इन्होंने जबरदस्ती तालाबंदी की जिस किस्म की बात की जा रही है, लाजमी कानून हरकत में आएगा। ऐसे तो नहीं होगा कि इस्लामाबाद बंद करेंगे, बहुत शुक्रिया, असेंबली के ऊपर आके ताला लगाएंगे और ये ऐसे किसी ने चूड़ियां पहन के जो रख दी रमेश साहब ने कहा और जिस तरह पीटीआई की बात आप सुन रहे हो, जो हालात बनने जा रहे हैं, ये हालात दुरुस्त नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वक्त का और हालात का तकाजा ये है कि कराची में टारगेट किलिंग हो, या वहां पे असलहा बरामद हो रहा हो, या इस्लामाबाद के अंदर हालात खराब हों, इस सब को हुकूमत को रोकना है और हुकूमत को ही मनसूबाबंदी करनी है और मामलात को इस नोयत और इस नहज तक पहुंचाने की कोशिश ना पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। एहतसाब के लिए हुकूमत आती है नहीं, या ये सड़कों पे फैसला होगा। असल तो फैसला आपने करना है, क्योंकि ये है फैसला आपका।